वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं एक प्यारी सी फील गुड एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा मूवी जो कि जानते हैं कब रिलीज हुई थी 1998 में, लेकिन अभी भी इतने सालों के बाद देखने वाले बहुत हैं इसको। एक बहुत ही इंटेलिजेंट तोता होता है जो कि ह्यूमंस की तरह एकदम साफ शब्दों में बोल सकता है। और पता है क्या, वो अपनी खोई हुई एक सहेली की तलाश में निकलता है। इस सफर में वो तोता किन मुसीबतों और अड़चनों का सामना करता है, किन किन से मिलता है और क्या आखिर में वो अपनी उस सहेली को ढूंढ पाया या फिर नहीं, यही है इस मूवी की कहानी जिसका नाम है पॉली। तो कहानी की शुरुआत में अमेरिका के एक बहुत बड़े एनिमल रिसर्च इंस्टीट्यूट को दिखाते हैं, जहां आज ही ज्वाइन करने आया है अपनी कहानी का हीरो मिशा। मिशा रशिया से है दोस्तों, और काम की तलाश में वो यहाँ पे आया हुआ है और फिलहाल यहाँ पे एक जेनेटर की नौकरी में ज्वाइन कर रहा है, यानी हाउसकीपिंग स्टाफ की नौकरी। उस इंस्टीट्यूट का एक आदमी मिशा को मेन बिल्डिंग, रिसर्च सेंटर, लैब वगैरह में ले जाकर उसे बताता है कि कहाँ किस तरह से काम करना होगा। फिर वो मिशा को उस जगह पे लेके जाता है जहाँ रिसर्च के लिए एनिमल्स को रखा गया है। वो कहता है कि देखो, तुम्हारा काम है सिर्फ यहाँ साफ सफाई करना, इन एनिमल्स को किसी भी तरह से डिस्टर्ब मत करना। कुछ ही दूर पर एक पक्षी को बांध के रखा होता है, तो मिशा कहता है ये कौन सा पक्षी है। वो कहता है नहीं नहीं, उसके पास मत जाना, बहुत ही खतरनाक तोता है, वो काट देता है। और इसी तोते का नाम है दोस्तों पॉली। पॉली अच्छा नाम है, जो कि अपनी कहानी का मेन हीरो भी है। पॉली के पिंजरे में खाना रखा हुआ है, लेकिन लगता है उसने खाया नहीं। मिशा को उसके लिए बुरा लगता है कि यार इसने खाना क्यों नहीं खाया। तो वो उस आदमी से पूछता है ये बेचारा मतलब खा क्यों नहीं रहा। तो वो कहता है तुम उस पे अरे इतना ध्यान मत दो, यहाँ उस पे कोई रिसर्च की जा रही है, इसलिए उसके मामले में टांग मत अड़ाओ, अपना काम करो सफाई का। लेकिन मिशा को पॉली पर बड़ा तरस आता है। अगले दिन से मिशा जोरों शोरों से काम पे लग जाता है। 2-3 दिन के बाद दोस्तों मिशा को बेसमेंट से किसी के गाने की आवाज आती है। मिशा पहले तो थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि यहाँ उसके अलावा कोई और है नहीं, तो फिर गा कौन रहा है। खैर वो दूसरे कमरे की सफाई करने जाता है, जहाँ पैरट्स ऑफ द वर्ड नाम की एक बुक होती है जिसे मिशा देखता है। लेकिन फिर से बेसमेंट से आवाज आती है। अब इस बार मिशा हिम्मत करके झाड़ू लेकर बेसमेंट में जाता है, तो देखता है कि पॉली बहुत ही सुरीली आवाज में गा रहा है। मिशा के तो होश उड़ जाते हैं दोस्तों कि एक तोता इतना साफ सुथरा, इतना सुरीला कैसे गा सकता है। तो मिशा गलती से एक पिंजरे को गिरा देता है और आवाज को सुनकर तोता चिल्लाता है कि अबे कौन है बे, इधर मैं तोता होकर कोयल की तरह गा रहा हूँ और तू डिस्टर्ब कर रहा है, चल निकल यहाँ से। मिशा की हालत खराब, चौंक जाता है दोस्तों कि ये तो इंसानों की तरह बोल रहा है और वो भी टपोरी स्टाइल में। तो मिशा घबराकर उस इंचार्ज को बताने जाता है, तो वो कहता है कि अरे मैंने तुमसे कहा था ना वो गाए नाचे उस पे ध्यान मत दो, बस अपना काम करो और चलते बनो। तो मिशा फिर जाकर अपना काम करने लगता है और तब वो फिर उस बुक को देखता है दोस्तों, पैरट्स ऑफ द वर्ड। उसमें एक कागज पर एक एड्रेस और फोन नंबर होता है। उसे साइड में रखकर मिशा उस बुक में तोतों के बारे में पढ़ने लग जाता है, खासकर पॉली की स्पीसीज के बारे में। उसमें लिखा होता है कि उस टाइप के तोते फ्रूट्स एंड नट्स वगैरह खाते हैं। अब उन सारी चीजों को भी उस फोन नंबर वाले कागज पे लिखकर वो उस कागज को अपने पास रख लेता है। फिर मार्केट जाकर उन फूड आइटम्स को खरीदकर बेसमेंट में जाता है और पॉली से बात करने की कोशिश करता है। पॉली कुछ दिनों से खा नहीं रहा था, तो मिशा उसको लालच दिलाने की कोशिश करता है और कहता है कि ये मैंगो पता है कितना टेस्टी है, एकदम लाजवाब, खा लो बड़ा मजा आएगा, बोलो मैंगो मैंगो। और मिशा चौंक चुका था दोस्तों कि पॉली एक बहुत ही इंटेलिजेंट तोता है, लेकिन पॉली एकदम चुप रहता है उसकी इन बातों पे, क्योंकि वो इंसानों से बात करना ही नहीं चाहता। ऊपर से इस रिसर्च इंस्टीट्यूट में उसको जो खाना दिया जाता है वो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन यहाँ पे उसकी पसंद के फ्रूट्स नट्स वगैरह देखकर अब वो ललचा जाता है और वो समझ जाता है कि अगर मैं मैंगो मैंगो नहीं कहूंगा तो ये उल्लू मुझे मैंगो नहीं देगा। तो वो कहता है मैंगो मैंगो, फिर भी मिशा उसको नहीं देता। तो तोता भड़क जाता है कि अबे कह तो दिया मैंगो मैंगो, चुपचाप देता क्यों नहीं। मिशा डर के मारे उसको मैंगो दे देता है दोस्तों, और वो एकदम तो मस्त तरीके से उसको खाता है। अब मिशा पूछता है तो क्या तुम बोल सकते हो, वेरी गुड। तो पॉली कहता है कि अबे तू आदमी है कि क्या है, मैं कब से मैंगो मैंगो कहकर मैंगो की मांग कर रहा हूँ और अब पूछ रहे हो कि बोल सकता है, ये क्या मेरी आवाज पिछवाड़े से आ रही है। हाँ दोस्तों, उसकी ये टपोरी भाषा ही होती है। फिर वो कहता है कि अरे तुम इंसान होते ही सारे बेवकूफ है। उसकी बातें सुनकर मिशा दंग रह जाता है और सीधे जाकर चीफ साइंटिस्ट, जिसका नाम है डॉक्टर रेंगोल्ड, उसे बताता है कि सर बेसमेंट में जो तोता है वो बहुत समझदार है, इंसानों की तरह साफ साफ बोल सकता है, यहाँ तक कि बहुत ही सुरीला गाता भी है। तो रेनगोल्ड कहता है कि तुम पागल तो नहीं हो, हमने उस पर बहुत रिसर्च किया है और आखिर में इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि वो किसी काम का नहीं है, इसीलिए कोने में रखा हुआ है उसको, और तुम हो कि न जाने क्या क्या बक रहे हो, निकलो यहाँ से। मिशा कहता है कि सर मेरी बात सुनिए, शायद वो आपके सामने नहीं बोलता, लेकिन मैंने अपनी आंखों से उसको बोलते और गाते हुए सुना है, आप बहुत ही बढ़िया गाता है वो, आप चलिए मेरे साथ। कहकर वो रेनगोल्ड और उसके असिस्टेंट्स को बेसमेंट में लेके जाता है और पॉली को मैंगो देकर उसे गाने को कहता है, बात करने को कहता है मतलब। लेकिन दोस्तों अब वो एक नॉर्मल तोते की तरह आवाज निकालता है। अब इस पर रेनगोल्ड मिशा को डांट कर वहां से चला जाता है कि यही दिखाने के लिए लेकर आए मुझे, यहाँ काम खराब कर दिया।
तुम अपना काम करो, नौकरी करो, नहीं तो निकाल दूंगा। अब मिशा बेचारा मायूस हो जाता है क्योंकि वो रशिया से आया हुआ माइग्रेंट है दोस्तों, और काफी अकेला महसूस करता है यहाँ पे। वो खुश था कि ये तोता बोलता है, लेकिन अब रेनगोल्ड के सामने वो नहीं बोला, और मिशा को अब पॉली पर बड़ा गुस्सा आता है कि इस तोते ने बेइज्जती करवा दी। वो बेचारा अपना दुखड़ा बड़बड़ाने लग जाता है, तो पॉली कहता है कि अरे यार उदास क्यों होता है, फिक्र ना कर, मैं बढ़िया बोल सकता हूँ। अरे तुम बढ़िया बोल सकते हो, फिर रेनगोल्ड के सामने क्यों नहीं बोले? तो पॉली कहता है कि सबके सामने बातें कर करके मैं बहुत मुसीबत में पड़ चुका हूँ, इसलिए मैंने बोलना ही छोड़ दिया। लेकिन तुम पर मुझे तरस आ गया क्योंकि तुम अकेले हो, इसलिए सोचा तुमसे प्यार के 2-4 शब्द बोल लूं, तुम्हारा जी भी हल्का हो जाएगा, वरना मैं तो नहीं खोलता मुंह किसी के सामने। मिशा फिर चैन की सांस लेता है कि अच्छा हुआ, मुझे तो लगा था कि मैं पागल हो गया हूँ और सिर्फ मुझे को तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही है। वैसे मैं अपने देश और अपनी भाषा को यहाँ बहुत मिस करता हूँ। वहाँ मैं एक टीचर था, पता है तुम्हें, लेकिन मेरी किस्मत खराब थी जो मुझे मजबूरन यहाँ पे आना पड़ा और ये नौकरी करनी पड़ रही है। तो तब पॉली बताता है मेरा भी लगभग तुम्हारे जैसा ही हाल है भाई। मैं कई सालों से एक छोटी बच्ची को ढूंढ रहा हूँ, उसका नाम मैरी है। उसे ढूंढने के चक्कर में मैं कई बार फंस गया और आखिर में यहाँ पहुंच गया इनके हाथों। बड़ी लंबी कहानी है यार। मिशा कहता कोई बात नहीं, मुझे लंबी कहानियां पसंद है, प्लीज बताओ ना। और फिर पॉली लंबी सांस लेकर कहता है कि ठीक है भाई, तुम इतने प्यार से पूछ ही रहे हो तो बता देता हूँ। यहाँ पॉली का फ्लैशबैक दिखाया जाता है दोस्तों, जिसमें मैरी नाम की एक छोटी लड़की को उसके दादाजी एक गिफ्ट देते हैं, और वो गिफ्ट था पॉली। उस वक्त पॉली बहुत छोटा था यार, मैरी सिर्फ 6 साल की थी और जरा हकला कर बोलती थी। पॉली को पाकर मैरी बड़ी खुश हुई उस समय, और हमेशा पॉली को अपने साथ रखती थी, उसे खाना खिलाती, उसके साथ खेलती, उसे अपने पास सुला भी देती। जब से पॉली मैरी को मिला तब से वो पॉली से कभी अलग नहीं हुई। पॉली भी बचपन से मैरी के साथ रहकर उसके साथ बहुत क्लोज हो गया दोस्तों, और दोनों एकदम से बेस्ट फ्रेंड्स बन गए थे। फिर पॉली थोड़ा बड़ा हुआ, लेकिन वो अभी भी उड़ नहीं सकता था। उस वक्त मैरी के पापा युद्ध से लौटे थे, उनके लिए एक वेलकम पार्टी रखी गई। होश संभालने के बाद मैरी पहली बार अपने पापा को देख रही थी, और पापा उसे बहुत ही लाड प्यार करते हैं। पॉली को वैसे घर में हर तरफ घूमते देखकर पापा पूछते हैं कि इसे कब से पालना शुरू कर दिया तुमने? तो मैरी पॉली को उठा लाती है और जरा हकलाकर कहती है कि ये दादू ने दिया है, दादू ने। पर पापा जरा उदास हो जाते हैं कि अरे बेटी तो हकला रही है। खैर दोस्तों, पार्टी के बाद मैरी की माँ उसको सुलाकर जाने लग जाती है, तो मैरी कहती कि माँ प्लीज पॉली को भी किस दे दो ना, वो भी सो जाएगा। माँ भी बड़े प्यार से पॉली को किस करके दोनों को एक लोरी सुनाकर सुला देती है, और यही लोरी पॉली उस दिन रिसर्च इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में गा रहा था दोस्तों। खैर उस रात पापा माँ को डांटते हैं कि हमारी बेटी ठीक से बोल नहीं पा रही है, और तुमने इस बारे में मुझे कुछ बताया भी नहीं, कैसी हो तुम, और ना ही कोई उसका ट्रीटमेंट किया। इस बात पे दोनों की बहस हो जाती है, लेकिन उनकी बातें सुनकर मैरी समझ जाती है कि मेरी वजह से माँ और पापा का झगड़ा हो रहा है। तो वो पॉली को एक प्रिंसेस की तरह ड्रेस करवाकर उससे कहती कि तुम मेरी फेरी गॉड मदर बन जाओ, मुझे वरदान दो कि मैं अच्छे से बोल पाऊं। अगले दिन मैरी को साफ बोलने की ट्रेनिंग दी जाती है। पॉली उनकी हर बात को ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा होता है। बहुत नॉर्मल शब्दों को बोलने में भी मैरी को दिक्कत होती है दोस्तों। कप जैसे छोटे छोटे शब्द भी उससे बोले नहीं जाते। पापा और माँ का फिर से इस बात पे झगड़ा होता है, लेकिन दूसरी ओर पॉली मैरी को कप शब्द सिखाने लग जाता है। हाँ दोस्तों, पॉली सिखाता है मैरी को, और मैरी हैरान रह जाती है कि पॉली बोल रहा है, और मैरी फिर उसी से कप शब्द बोलना सीख जाती है, बिना हकलाए वो भी। ये सुनकर मैरी के पेरेंट्स की खुशी का ठिकाना नहीं होता, लेकिन सिर्फ मैरी जानती है कि पॉली बोल सकता है, घर में और कोई नहीं जानता। और तब से लेकर तो पॉली मैरी का और भी अच्छा दोस्त बन जाता है दोस्तों, मतलब एक तरह से उसका टीचर बन जाता है। लेकिन इस वजह से मैरी हमेशा पॉली के साथ चिपकी भी रहती है। तो पापा कहते हैं कि बेटा चलो हम दोनों सुपरमार्केट चलते हैं। तो मैरी कहती है कि पापा पॉली पता है आपको बोलता भी है, वही मुझे बोलना सिखा रहा है। तो पापा कहते हैं कि बेटा पागल हो गई हो क्या, तोते खुद से कुछ नहीं बोलते हैं, हम जो कहें सिर्फ उसको रट्टा मार के सुन लेते हैं, वही दोहराते हैं, वो कुछ समझ नहीं सकते। मैरी कहती नहीं पापा वो सब समझता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे पापा उसकी बात को सीरियसली नहीं लेते, और फिर मैरी पॉली को उड़ना सिखाती है। लेकिन पॉली उड़ने से डरता है शायद, और अब प्रेजेंट में पॉली ये बातें मिशा को सुना रहा होता है। मिशा पूछता है क्या तुम उसके बाद उड़ने लगे थे क्या? पॉली कहता है नहीं यार, उड़ने का सोचकर ही मेरे पसीने छूट जाते थे, इतना डर लगता था। लेकिन पता है क्या, एक दिन वो लोग घर में एक बिल्ला लेकर आ गए, और भाई वो मेरी जान के पीछे पड़ गया। हमेशा मुझे चेस करता रहता था बिल्ला कहीं का। हमारी भागदौड़ की वजह से घर में तहस नहस हो जाता था। लेकिन दोस्तों तब ये हुआ कि मैरी के पेरेंट्स को लगा कि मैरी हमेशा पॉली के साथ रहती है, इसीलिए वो अपने साथ के बच्चों के साथ नहीं खेलती और ना ही बोलती है, और उसके पेरेंट्स को ये भी लगता है कि इसी वजह से वो ठीक से बात नहीं कर पा रही है। तो वो पॉली को मैरी से अलग करने का फैसला करते हैं। लेकिन मैरी उनकी बात सुन लेती है और पॉली को विंडो के पास ले जाके कहती है तुम उठ जाओ पॉली, ये लोग तुम्हें मुझसे अलग करना चाहते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो पापा पता नहीं कहाँ तुम्हें छोड़ के आ जाएंगे, इसलिए फिलहाल तुम खुद ही उठ जाओ और बाद में मेरे पास खुद लौट आना। जाओ जल्दी उठ जाओ। पर पॉली बहुत डरता है कि हमेशा मुझे उड़ने को कहती रहती हो, मुझे डर लगता है समझी, हिम्मत है तो तुम खुद उड़ के दिखाओ। इस तरह वो बहस करते हुए एक गमला गिरा देता है, और आवाज सुनकर मैरी के पेरेंट्स आ जाते हैं। तो मैरी पॉली को कह रही होती है कि ऐसे उड़ो, ऐसे पंख फैलाओ। उसे सिखाते हुए मैरी गिर जाती है और बेचारी बाल बाल बचकर लटक रही होती है। एन वक्त पर पापा आकर उसको पकड़ लेते हैं, और तब ऊपर पॉली को देखकर पापा फैसला कर लेते हैं कि ये सब इस पक्का पॉली की
की वजह से हो रहा है, इसीलिए वो पॉली को एक पिंजरे में बंद करके कहीं लेके जाते हैं। मैरी बेचारी रोते हुए पीछे भागती है कि प्लीज पापा मेरे पॉली को कहीं मत लेकर जाओ। और अब प्रेजेंट में दोस्तों पॉली मिशा को बताता है कि पता है तभी से मैं अपनी सहेली मैरी से अलग हुआ और आज तक मैंने उसको देखा नहीं। मिशा पूछता है फिर क्या हुआ? पॉली कहता है रुक जा भाई, थोड़ी सांस तो लेने दे, कहानी अभी बाकी है। मैरी के पापा ने मुझको एक मजिशियन को बेच दिया, उसने मेरा इस्तेमाल करके कई शोज किए, लेकिन उस बेचारे का धंधा चौपट हो गया और उसने मुझे पुरानी चीजें खरीदने वाले एक आदमी की दुकान में गिरवी रख दिया। हाँ यार, फिर वहां मैं कई और दिन रहा और पता है एक दिन एक आदमी चोरी की चीजें बेचने आया और मुझे बोलते और गाते हुए देखकर बड़ा इंप्रेस हो गया और मुझे खरीदने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तब एवे नाम की एक बुजुर्ग औरत आई और मुझे चबड़ चबड़ बात करते देखकर उसने तोड़ से ज्यादा दाम देकर मुझे खरीद लिया। जब दोस्तों एवी पॉली को लेकर बाहर आई तो पॉली बहुत ही चिल्लाने लगा और उस पर तरस खाकर एवी ने पिंजरा खोल दिया और कहा कि उड़ जाओ तुम। लेकिन अपने पॉली को तो उड़ना कहाँ आता था। वो एवी को थैंक यू कहकर बाय बाय कहकर मैरी को ढूंढने पैदल निकल जाता है, लेकिन आती जाती गाड़ियों और पैदल चलते लोगों की वजह से उसकी जान को बड़ा खतरा होता है। तो एवी ने फिर उसे उठा लिया कि कहीं ये मर न जाए एक्सीडेंट में। पॉली कहता है मैं मैरी नाम की एक छोटी लड़की को ढूंढ रहा हूँ, क्या आप मेरी मदद करेंगी? फिर वो बुजुर्ग औरत मान जाती है दोस्तों और मैरी के सरनेम से वो टेलीफोन डायरेक्टरी में सर्च करके उसका नंबर निकाल लेती है और कॉल करती है, लेकिन शायद वो नंबर अब काम नहीं करता था। फिर वो उस एड्रेस पे जाते हैं, लेकिन लगता है दोस्तों वहाँ पे कोई नहीं रहता। पड़ोसी बताते हैं कि वो तो लॉस एंजलिस चले गए हैं। पॉली कहता है तो फिर हम भी वहीं चलते हैं ना। अभी कहती है कि ये न्यू जर्सी है और यहाँ से लॉस एंजलिस लगभग 3000 मील की दूरी पर है, तुम यहीं मेरे पास क्यों नहीं रह लेते? तो पॉली का चेहरा उतर जाता है दोस्तों। पॉली पूछता है अरे आपके घर के पहिए भी हैं क्या? अभी कहती है ये घर नहीं कारवैन है, मैं और मेरे पति इसी में कई जगह घूमते हैं, लंबे लंबे सफर पे गए हैं, लेकिन अब मेरे पति चल बसे। हम दोनों मिलकर एक ग्रैंड सनराइज देखना चाहते थे, लेकिन उससे पहले उनका देहांत हो गया। उनकी आखिरी इच्छा भी मैं पूरी नहीं कर पाई। इस तरह वो पॉली के साथ अपना दुख शेयर करती और कहती कि मैं तुम्हें मैरी से मिलवाने ले जाना तो चाहती हूँ, लेकिन मेरी सेहत उतनी अच्छी नहीं है कि मैं तुम्हें लॉस एंजलिस लेके जाऊँ। पॉली कहता है मैं समझ सकता हूँ कि आप अपने पति को कितना मिस कर रही हो, मैं भी मैरी को बहुत मिस कर रहा हूँ। ये सुनकर एबी को एहसास हो जाता है कि पॉली भले एक तोता है लेकिन उसके भी इमोशंस हैं यार। तो वो बेचारी फैसला कर लेती है कि अब इस उम्र में मेरी लाइफ का कोई लक्ष्य तो है नहीं, क्यों ना पॉली को मैरी तक पहुंचा दूं, इसी को लक्ष्य बना दूं। वो कहती ठीक है मैं तुम्हें तुम्हारी मैरी के पास लेके जाऊंगी। कहकर वो अपनी गाड़ी में पॉली को लेकर निकल जाती है लॉस एंजलिस के लिए। वो गाड़ी इतना तेज चलाती है कि पॉली चिल्लाता है कि उड़ने से ज्यादा मुझे तो इस गाड़ी में डर लग रहा है। वो जगह जगह में रुककर कैंपिंग करते हैं। एबी पॉली की ड्राइंग भी बनाती है और इस सफर के दौरान दोस्तों एबी और पॉली के बीच एक बढ़िया सा बॉन्डिंग बन जाता है। एक दिन एबी ड्राइव करते करते एक बड़ी गाड़ी से टकराने वाली होती है, लेकिन ऐन वक्त पर गाड़ी घुमा देती है, बच जाती है, लेकिन गाड़ी खराब हो जाती है। दरअसल एबी की सेहत अच्छी नहीं है ना, और लगता है उसकी आंखों की रोशनी भी धीरे धीरे जा रही है, इसीलिए शायद वो अपने पति की वो आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर पाई। वो पॉली से कहती है कि लॉस एंजलिस यहाँ से कुछ ही दूरी पर है, तुम कैसे भी करके वहाँ पहुंच जाओ और अपनी मैरी से जा मिलो। मुझे नहीं लगता कि मैं और आगे बढ़ पाऊंगी, तुम जाओ। लेकिन एबी को इस हाल में यहाँ छोड़कर जाने का पॉली का मन नहीं करता दोस्तों, और उसके बाद पॉली एबी के साथ रहने का फैसला करता है, उसकी हर तरह से मदद करता है। एबी अब बिल्कुल भी नहीं देख सकती बेचारी, और बदकिस्मती से एक दिन वो अपनी आखिरी सांस ले लेती है। पॉली से ये दुख बर्दाश्त नहीं होता यार। जिस तरह मैरी से अलग होकर उसको दुख हुआ था, वही दुख उसको एबी के जाने के बाद हो रहा है। लेकिन उसे एबी की एक बात याद आती है कि हम हमेशा कुछ चीजों को करने से डरते हैं, कल करेंगे कहकर उसे टाल देते हैं। तुम वैसा मत करो, जरा हिम्मत जुटाओ और उन चीजों को कर डालो। पॉली फिर फैसला करता है कि मैं कितने दिन उड़ने से डरता रहूंगा, एक न एक दिन तो मुझे उड़ना ही होगा, और वो उड़ने की कोशिश करता है। दरअसल वो उड़ सकता था, लेकिन बस हिम्मत की कमी थी उसमें, पर अब हिम्मत जुटाकर वो उड़ने में सफल हो जाता है और सीधे उड़कर पहुंच जाता है आसमान में उस सनराइज को देखने, जैसा कि एबी और उसका पति उस सनराइज को देखना चाहते थे। अब वो उनकी इच्छा पूरी करता है दोस्तों, और वहाँ सनराइज देखता है। फिर मैरी की तलाश में वो लॉस एंजलिस शहर के अंदर जाता है, और तब वो एक तोती को देखता है। ओह माय गॉड, तोती भी आ गई जो बिल्कुल उसी की तरह गा रही है दोस्तों। इस तोती का नाम है लुपे। अपना हीरो उसके पास जाकर उसे अब होता ही है इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, पर वो तोती जिसका नाम लुपी है वो अपनी ही भाषा में कुछ बोलकर उड़ जाती है। अब पॉली को उसकी भाषा समझ में तो आती नहीं, लेकिन वो लुपी के पीछे उड़कर जाता है। तो वहाँ पे एक माइग्रेंट म्यूजिशियन होता है दोस्तों, जो कुछ तोते पाल रहा है और उनसे शोज करवा कर पैसे कमाता है। इसका नाम है एडवर्ड। अपने हीरो पॉली को देखकर एडवर्ड पूछता है कि अरे तुम कौन हो भाई, न्यू एंट्री। पॉली बिल्कुल नहीं डरता और मजे से जाकर बैठ जाता है। एडवर्ड उससे तोतों की भाषा में कुछ पूछने की कोशिश करता है, तो पॉली ह्यूमंस की भाषा में कुछ कहता है। अब एडवर्ड भी चौंक जाता है कि अरे वाह, तुम्हें तो मैंने कुछ और सोचा, तुम तो कुछ और निकल गए। वो पूछता है तुम्हारा नाम क्या है, तो पॉली उसकी नकल करने के बजाय कहता है मेरा नाम पॉली है और मैं मैरी नाम की लड़की को ढूंढ रहा हूँ। एडवर्ड कहता है कि भाई तुम तो बहुत बढ़िया बोल लेते हो, मेरे अपने तोते तो सिर्फ मेरी बात को नकल करते हैं, खुद से सोचकर कुछ नहीं कहते। पॉली कहता है हाँ हाँ यार, मैं अपने मन से बोलता हूँ, गाता भी हूँ,
वैसे ये जगह कौन सी है बताओगे? एडवर्ड कहता है ये लॉस एंजलिस है। वाह एडवर्ड भाई, यही तो मेरी मैरी की जगह है, यहीं तो रहती है वो, प्लीज उसको ढूंढ लो यार। और अब एडवर्ड फोन डायरेक्टरी में मैरी का सरनेम चेक करता है, लेकिन उसमें वो नाम नहीं होता। वो कहता है इसमें तो मैरी नाम का कोई भी नहीं है। हाँ तुम फिक्र मत करो, कैसे भी करके मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, लेकिन एक काम करो, तब तक तुम मेरे साथ रहो, मेरे साथ शोज करो। पॉली मान जाता है और सारे तोतों के साथ मिलकर शोज करता है। लुपे उसे बहुत पसंद है दोस्तों, और पॉली अब उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो पॉली पर ध्यान नहीं देती। और तो और वो किसी दूसरे देश की तोती होती है और पॉली को उसकी भाषा भी समझ में नहीं आती। दोस्तों प्रेजेंट में आ जाओ, और अब पॉली मिशा को बताता है कि तुम्हें पता है लुपे ही मेरा पहला प्यार है। वैसे तुम्हारा कोई पहला प्यार था क्या? मिशा कहता है कि हाँ यार, हर किसी का पहला प्यार होता है, मेरा भी था। जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा था तो एक लड़की मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी। हम दोनों को बुक्स बहुत पसंद थे, हमेशा बुक्स के बारे में बातें करते थे। कभी कभी छोटे छोटे झगड़े भी होते थे हमारे बीच। एक दिन कॉलेज फंक्शन के लिए वो ऐसी सज धज कर आई कि क्या ही बताऊं यार, बहुत सुंदर लग रही थी। मैं उसको प्रपोज कर डाला उस दिन, लेकिन क्या करूं, मेरी जीभ अटक गई और मेरी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन इस बीच पतली गली से जाकर मेरे दोस्त ने उसे प्रपोज कर दिया और वो मान गई। उनकी शादी भी हो गई यार। और तब उसने मुझसे कहा कि मैं जानती थी तुम मुझे पसंद करते थे, लेकिन मुझे बताने तक की तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई। तुम्हारी उसी खामोशी से मुझे डर लगता था और मैं जिंदगी भर उस खामोशी के साथ जीना नहीं चाहती थी। ऐसा कहा यार उस लड़की ने मुझे। दोस्तों मिशा की दुख भरी लव फेलियर की कहानी सुनकर पॉली उसको दिलासा देने के बजाय उसका मजाक उड़ाता है कि हाँ उस जमाने के लोग कहाँ अपना मुंह खोलकर प्रपोज कर पाते थे यार। तो मिशा चिढ़कर कहता है कि अच्छा तुम तो इस जमाने के हो, लुपे के सामने तो तुम्हारा भी मुंह नहीं खुल रहा था। पॉली कहता है भाई मैंने कोशिश तो की थी यार, पर हम दोनों के बीच लैंग्वेज बैरियर था ना, इसीलिए। इस तरह दोनों एक दूसरे की टांग खींचते हुए दोनों मस्त बातें करते हैं। और अब फ्लैशबैक में कहानी आगे बढ़ती है। एक दिन शो में वो चोर आ जाता है जो उस पुरानी दुकान से पॉली को खरीदने की कोशिश कर रहा था दोस्तों, और तभी एवी आ गई और उसने पॉली को खरीद लिया। याद होगा वो बुजुर्ग औरत, वो चोर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया होता है। वो ड्रिंक के पैसे देता है, लेकिन तभी एडवर्ड को इशारा करता है और पॉली उड़कर जाता है और उन पैसों को छीनकर उड़कर वापस आ जाता है। अब उसको देखकर चोर को शक हो जाता है कि यार ये तो वही वाला तोता है। शो के बाद वो एडवर्ड से पॉली को खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन एडवर्ड कहता है कि ये बिल्कुल नहीं है, मतलब ये बिल्कुल बिकाऊ नहीं है, ये मेरे साथ रहता है और किसी मैरी नाम की लड़की को ढूंढ रहा है और मैं उसकी मदद कर रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं बेचूंगा इसको। पर चोर कैसे भी करके पॉली को चुराने का प्लान बनाकर वहां से चला जाता है। दरअसल वो चोरी करने के लिए पॉली का इस्तेमाल करना चाहता था शायद। अगले दिन जब शो होता है ना, तो वो चोर पुलिस को कॉल करके झूठ पे झूठ बोलता है कि इस क्लब में यहाँ फूड क्वालिटी बहुत ही खराब है, खाने में कॉकरोच है, यहाँ बच्चों को शराब पिलाई जा रही है और कई इलीगल काम हो रहे हैं। पुलिस भी आ जाती है दोस्तों और वहाँ हलचल मच जाती है। एडवर्ड अपने तोतों से कहता है कि सभी के सभी उठ जाओ, इसीलिए दोस्तों क्योंकि अगर वो पुलिस के हाथ लग गए तो फिर गए सब काम से। पर पॉली की कुछ समझ में नहीं आता कि कहाँ जाए क्या करे, वो वहीं का वहीं रह जाता है। मौका पाकर चोर उसको लेकर निकल जाता है। पॉली पूछता है तुम कौन हो और मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, और एडवर्ड कहाँ है? तो चोर कहता है कि तोतों का इस्तेमाल करके इस तरह शोज करना इलीगल है, इसीलिए उसे पुलिस पकड़ कर लेकर गई। मैं वही हूँ जो तुम्हें उस पुरानी दुकान से खरीदने वाला था, लेकिन तभी वो बुजुर्ग आ गई और वो तुम्हें लेकर चली गई। अच्छा तुम किसी मैरी की तलाश कर रहे हो ना, मैं उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें मैरी के पास पहुंचाने के लिए हमें पैसे चाहिए, इसीलिए सबसे पहले हमें पैसा कमाना होगा। इस तरह पॉली का ब्रेन वॉश करके वो उसको चोरी करने के लिए इस्तेमाल करता है। वो पॉली को एक एटीएम के पास लेके जाता है और वहाँ उसको एक बड़े पौधे पे बिठा देता है जहाँ उसे कोई देख नहीं सकता, लेकिन वहाँ से पॉली एटीएम को साफ देख सकता था। एक औरत अंदर जाकर अपना कार्ड डालती है और पिन एंटर करती है। उस पिन का नंबर पॉली ध्यान में रख लेता है और फिर जब वो औरत बाहर आती है तो चोर उससे टकराकर उसका एटीएम कार्ड मार लेता है। फिर पॉली चोर को पिन नंबर बताता है और चोर आराम से एटीएम से पैसे निकाल लेता है। बेचारा पॉली सच में यार नहीं जानता था कि यह आदमी उससे गलत काम करवा रहा है। चोर जितनी भी चोरी करे उसकी गर्लफ्रेंड के लिए काफी नहीं होता था, इसलिए दोनों मिलकर पॉली को एक बहुत अमीर आदमी के घर गहने चुराने के लिए भेजते हैं। पॉली भी अंदर जाकर एक ज्वेलरी बॉक्स से एक्सपेंसिव चेन चुराकर बाहर निकल आ जाता है, लेकिन तभी उस घर का एक लड़का कोई आवाज सुनकर आता है और पॉली को रंगे हाथों पकड़ लेता है। ये देखकर चोर और उसकी गर्लफ्रेंड वहां से भाग जाते हैं। अब उस बड़े घर का ओनर समझ जाता है कि पॉली एक बहुत ही इंटेलिजेंट तोता है, वरना इस तरह घर में घुसकर और ज्वेलरी बॉक्स के अंदर से चेन चुराना कोई मामूली काम नहीं है। और तब जाकर दोस्तों वो पॉली को उस एनिमल रिसर्च इंस्टीट्यूट में दे देता है और बताता है ये किसी मैरी की तलाश कर रहा है। तब डॉक्टर रेनगोल्ड कहता है कि ये उतना खास तोता तो नहीं लगता, यहाँ ऐसे ढेरों तोते हैं, लेकिन हाँ मैं इस पे रिसर्च करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। पर असल में रेनगोल्ड बड़ा खुश होता है कि उसे ऐसा तोता रिसर्च के लिए मिला है। उस आदमी के जाने के बाद रेनगोल्ड पॉली से कुछ सवाल करता है। अब अगर उस वक्त पॉली जवाब नहीं देता तो शायद रेनगोल्ड उसे उसी वक्त छोड़ देता, लेकिन पॉली को तो आप जानते हैं उसका मुंह कभी बंद होता नहीं। वो रेनगोल्ड के हर सवाल का जवाब दे जाता है तो रेनगोल्ड बड़ा खुश हो जाता है और कहता है अगर तुम
मेरे रिसर्च में कोऑपरेट करोगे तो मैं खुद तुम्हें मैरी के पास लेके जाऊंगा। पॉली भी उस पे विश्वास कर लेता है। फिर तो वो पॉली पर कई सारे टेस्ट करते हैं कि ऐसे कैसे बोल सकता है, कितना इंटेलिजेंट है ये, उसकी सोच कैसे है ये। और क्योंकि पॉली एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह सोच समझ कर जवाब देता है तो वो शॉक हो जाते हैं। फिर एक दिन रेनगोल्ड किसी से फोन पे बात कर रहा होता है और पॉली उसकी बातें सुन पाता है। पता है क्या, रेनगोल्ड फोन पे बता रहा था किसी को कि हमें एक अजूबा मिला है, ह्यूमंस की तरह सोचने वाला एक तोता जो हमारी तरह बोलता है, गाता भी है, और वो मैरी नाम की लड़की को ढूंढ रहा है जिसका हमने पता भी लगा लिया। लेकिन अब हम उस तोते को मैरी के पास नहीं पहुंचाने वाले, बल्कि वो यहीं पे रहकर हमारे रिसर्च में काम आएगा। पॉली को बड़ा गुस्सा आता है कि इसने धोखा दे दिया, अपना वादा तोड़ दिया, अपने फायदे के लिए इसने मेरा इस्तेमाल किया, धोखा हो गया ये। खैर दोस्तों, अगले दिन रेनगोल्ड एक बहुत बड़ी कमिटी के सामने पॉली को पेश करता है और डेमो देने की सोचता है कि पॉली एक ह्यूमन की तरह बोलता है। लेकिन अब पॉली रेनगोल्ड की चाल खूब समझ चुका था, इसलिए वो तो एक नॉर्मल तोते की तरह बिहेव करता है और सिर्फ रेनगोल्ड की नकल करता है जैसे और तोते करते हैं। मतलब वो जो कहता उसी को पॉली दोहराता। और अब बाकी रिसर्चर्स को लगता है कि रेनगोल्ड खामखा एक नॉर्मल तोते को स्पेशल प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ रेनगोल्ड पॉली को इशारा भी करता है कि अबे मेरे सवाल का जवाब देना, नकल मत कर। लेकिन पॉली सिर्फ एक ही चीज कहता है कि यू आर लायर कहकर वो उड़ने लगता है। और वहाँ पे आए हुए सभी लोग बहुत ही डिसअपॉइंट हो जाते हैं और रेनगोल्ड की बहुत इंसल्ट हो जाती है। इसीलिए वो गुस्से में पॉली के पर काट देता है और उसे एक पिंजरे में बंद कर लॉक कर देता है बेसमेंट में। उसके बाद भी रेनगोल्ड ने पॉली का मुंह खुलवाने की कई बार कोशिश की, लेकिन इंसान के हाथों एक बार धोखा खाने के बाद पॉली फैसला कर चुका था कि आइंदा कभी भी इंसानों से बात नहीं करेगा। उसकी इतनी दुख भरी कहानी सुनकर अब मिशा को बहुत ही बुरा लग जाता है और वो कहता है कि यार तुम्हें मैं यहाँ से बाहर निकाल के रहूंगा और तुम्हें मैरी के पास भी लेके जाऊंगा। कहकर वो एक कटिंग प्लायर से पिंजरा काटने लगता है। पॉली कहता है पागल मत बनो, मुझे आजाद कर देगा तो तेरी नौकरी चली जाएगी। मिशा कहता है कि लानत है यार ऐसी नौकरी पे जो किसी बेजुबान जानवर को पिंजरे में कैद करके रखे। सॉरी तुम बेजुबान तो नहीं हो, पर जो भी है यार, मैं तुम्हें मैरी के पास लेके जाऊंगा, मेरा सबसे इंपॉर्टेंट काम अब वही है। तब मिशा को पॉली की बात याद आती है कि रेनगोल्ड फोन पर किसी को बता रहा था कि मैरी का पता चल चुका है, लेकिन हम पॉली को उसके पास नहीं भेजेंगे। ये शब्द थे रेनगोल्ड के फोन पे उस दिन। अब मिशा सोचता है कि जरूर उसने मैरी का एड्रेस कहीं ना कहीं तो लिखा ही होगा। यही सोचकर दोनों रेनगोल्ड के कमरे में चोरी छुपे जाकर उसके फाइल्स को देखने लगते हैं। पर तब मिशा को याद आता है कि शुरुआत में उसे पैरेट्स ऑफ द वर्ड नाम की एक बुक के अंदर एक कागज मिला था जिसमें एक एड्रेस और फोन नंबर्स थे। वो कागज मिशा के पास ही था दोस्तों। तो वो उसको निकाल कर देखता है और फिर उस नंबर पे कॉल करके बताता है कि मैंने पॉली का पता लगा लिया है, ये मैरी का घर है ना, मैरी के घर से कोई बोल रहा है ना, मैं पॉली को अपने साथ लॉस एंजलिस में ला रहा हूँ, बाकी बातें आप मिलने के बाद करेंगे। पर इस बीच रेनगोल्ड आ जाता है और पूछता है कि यहाँ पे क्या कर रहे हो। मिशा कहता है मैं पॉली को मैरी के पास पहुंचाने जा रहा हूँ। रेनगोल्ड कहता है कि देखो ये तोता इस इंस्टीट्यूट की प्रॉपर्टी है, इसे ले जाओगे तो मुसीबत में पड़ जाओगे और मैं तुम्हें खुद नौकरी से निकाल दूंगा। अरे नहीं चाहिए मुझे ऐसी नौकरी, लेकिन एक बेचारे तोते के साथ तुम इतने बड़ा धोखा क्यों कर रहे हो। कहकर वो पॉली को लेके जाता है। इंस्टीट्यूट के सिक्योरिटी गार्ड्स उसके पीछे पड़ जाते हैं और मिशा पॉली को लेकर अब एक लैब में जाके लॉक कर देता है जहाँ बहुत ही इंटेलिजेंट एनिमल्स को रिसर्च के लिए रखा गया है। उस खिड़की से पॉली को बाहर भेजने के लिए मिशा ग्लास तोड़ रहा होता है। पॉली कहता है कि जाने से पहले हमें एक जरूरी काम पूरा करना होगा। जब वो लोग दरवाजा तोड़कर अंदर आते हैं तो देखते हैं कि मिशा और पॉली ने मिलकर सारे एनिमल्स को आजाद कर दिया है और वो खुद वहाँ से बच निकले थे। सारे एनिमल्स खुशी से अपने पिंजरों से बाहर निकलकर भागने लगते हैं। रेनगोल्ड देख लेता है कि मिशा और पॉली बचकर निकल रहे हैं, लेकिन वो उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करता। और अब अगले सीन में मिशा और पॉली एक बस में मैरी की जगह पे पहुंच जाते हैं। पॉली तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है यार कि वो मैरी से मिलने जा रहा है। उस एड्रेस पर एक छोटी लड़की खेल रही होती है, जरा बड़ी हो चुकी है शायद। मिशा कहता है वो देखो पॉली, मैरी। लेकिन दोस्तों असल में वो मैरी नहीं, कोई और है, कोई और बच्ची है। इन्हें देखकर वो अंदर भाग जाती है बेचारी। ये दोनों थोड़ा उदास हो जाते हैं कि शायद ये सही एड्रेस नहीं है। और तब वो छोटी लड़की एक बड़ी लड़की को बाहर बुला लाती है और वो बड़ी लड़की पॉली को देखकर कहती पॉली तुम आ गए। और तब पता चलता है कि ये बड़ी लड़की ही मैरी है दोस्तों। मिशा शॉक। मिशा को छोड़िए, पॉली एकदम से शॉक हो जाता है, उसकी कुछ समझ में नहीं आता। पर असल में पॉली को मैरी से बिछड़े हुए कई साल बीत चुके थे दोस्तों। जब वो दोनों अलग हुए थे तो मैरी 6 साल की थी और अब लगभग 20 साल की होगी वो। इसलिए लगभग 14 सालों के बाद पॉली ने मैरी को ढूंढ निकाला। अब पॉली जिस स्पीसीज को बिलोंग करता था वो लगभग 30 साल तक जिंदा रहते हैं दोस्तों। तो अब पॉली की उम्र होगी लगभग 14 साल। पॉली को देखकर मैरी फूली नहीं समाती, लेकिन पॉली कहता नहीं नहीं ये मैरी नहीं है, मैरी छोटी सी लड़की थी। वो मानता ही नहीं दोस्तों कि मैरी बड़ी हो गई है। अब बेचारी मैरी उसे
कैसे यकीन दिलाए कि यही वो मैरी है। लेकिन तब वो एक लोरी गाती है जो कि मैरी की माँ इन दोनों को सुनाया करती थी। इन दोनों के अलावा कोई नहीं जानता था उसको। शायद यादों की बरसात जैसा कोई फैमिली सॉन्ग रहा होगा, जिसको सुनते ही पॉली एकदम से मस्त उड़कर मैरी के हाथ पे बैठ जाता है कि मैरी, ये सच में तुम ही हो। इतने साल के बाद, इतने स्ट्रगल्स के बाद ये दोनों एक दूसरे से मिले दोस्तों, और ये देखकर मिशा की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। पूछता है कि इसके तो पर काट दिए गए थे, फिर ये उड़ा कैसे? मैरी कहती है पर तो वापस बड़े भी हो जाते हैं। मैरी पॉली से जुदा होकर इतने साल उसे याद तो करती रही, लेकिन इतने साल मैरी से मिलने के लिए लाखों कोशिशें करके, मुसीबतों का सामना करके आखिर में उस तक पहुंचने में जो मेहनत लगी, वो सब मेहनत तो सिर्फ और सिर्फ पॉली की थी। इसीलिए इस पल में वो अपने सारे इमोशंस मैरी के साथ शेयर करने की कोशिश करता है। और वो छोटी लड़की मैरी की पड़ोसन है दोस्तों। मैरी उसे बताती है, पता है ये मेरे बचपन का बेस्ट फ्रेंड है, इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि अब मैरी जरा भी नहीं हकलाती और बढ़िया बात करती है, और इसमें काफी हद तक पॉली का भी साथ है, क्योंकि बचपन में उसी ने मैरी को नॉर्मली बात करना सिखाया था। मैरी मिशा को थैंक करती है और कहती है कि जब आपसे फोन पे बात हुई तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। आपने मेरे और पॉली के लिए जो किया उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। इस तरह वो काफी देर मिशा से बात कर रही होती है। मिशा को पसंद आ जाती है दोस्तों वो, और हैरानी की बात यह है कि मैरी भी मिशा को पसंद आ जाती है। लेकिन मिशा कहता है, मैंने आपके पॉली को आप तक पहुंचा दिया, अब मैं चलता हूँ। पॉली से कहता है, ओके यार, मैंने अपना वादा पूरा कर लिया, ठीक है, अब गुड बाय बोलने का वक्त आ चुका है, पता नहीं फिर कब मुलाकात होगी तुमसे। तो तब मैरी कहती है, इतनी दूर आए हैं आप, घर के अंदर तो आइए। लेकिन मिशा कहता है, नहीं नहीं मैं चलता हूँ, कहकर वो जाने लग जाता है। अब इन दोनों के चेहरों की एक्सप्रेशन देखकर पॉली तो समझ जाता है उनके दिल की बातें कि पक्का दिल में कुछ गड़बड़ी हो रही है। तो वो मिशा को आवाज देता है कि ओए हीरो, रुक जा जरा सा, ज्यादा नौटंकी मत कर और चुपचाप यहाँ पे आके अपने दिल की बात बोल दे। तो मिशा मुड़कर कहता है कि अबे क्या बकवास कर रहे हो? पॉली कहता है, अबे मैं ये कह रहा हूँ मेरे बाप कि अभी भी तू मुंह नहीं खोलेगा तो तेरे पहले प्यार की तरह ये भी फ्लॉप हो जाएगा। तब जाकर मिशा रियलाइज करता है कि पॉली ने नोटिस कर लिया कि मैं मैरी को निहार रहा हूँ। अब वो मैरी से कहता है, देखो मेरा पहला प्यार मतलब सच में फ्लॉप रहा, लेकिन यहाँ तुम्हें देखकर मुझे जो फील हुआ वो प्यार है या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन सच में तुम बहुत खूबसूरत हो। अभी भी अपना हीरो साफ साफ कुछ बता नहीं पा रहा था, लेकिन शायद मैरी समझ गई थी। वो कहती, घर चलिए, वहीं बाकी बातें होंगी। कहकर वो पॉली और मिशा दोनों को घर लेके जाती और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ, वाओ यार क्या मूवी थी, कहानी खत्म हो जाती दोस्तों। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आ गई है तो लाइक शेयर करें ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ध्यान रखेगा अपना।